हाय गाइस। आज पुनः मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अभी भी लॉकडाउन की स्थिति बना हुआ है। कोरोना से पूरा विश्व त्रस्त है। ऐसे समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए मैं एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा पहले कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये वीडियो आप देखते हैं, तो लोगों को भी बताएं इसके बारे में और लोगों को भी जानकारी दें। तभी उन विद्यार्थियों तक, उन लोगों तक भी इसका फ़ायदा हो पाएगा जो अभी जानकारी लेना चाहते हैं। और इसके साथ ही मैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वो टॉपिक है विभिन्न देशों के बीच की सीमा रेखाएं। तो अगर विभिन्न देशों के बीच की सीमा रेखा की बात की जाए तो ऐतिहासिक पूर्वाग्रह से ग्रसित रहने के कारण या ये कहीं ना कहीं विवाद में रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न देशों की सीमा रेखाएं चर्चा में रही हैं। तो उन देशों की सीमा रेखा के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे मैकमोहन रेखा। दोस्तों, अगर इस सीमा रेखा की बात हम करें तो ये भारत और चीन, ये सीमा रेखा भारत और चीन के बीच है और इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन ही किए थे और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम मैकमोहन पड़ गया। और मैकमोहन ब्रिटेन के थे। तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे अभी तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, ये रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 1947 ईस्वी में किया गया था। यहाँ भी रेड क्लिफ के नाम पर ही इस रेखा का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये दोनों रेखाओं के बारे में आपसे विभिन्न तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसको हम जो क्वेश्चन के कैटेगरी होता है वैसे क्वेश्चन में रखते हैं जिसको हम हीट क्वेश्चन कहते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से आता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये रेखा और इसको एकदम याद रखें, भूले नहीं। अब आगे हम लोग जानेंगे, आगे पढ़ेंगे अब हम लोग डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का निर्धारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किया गया है। डुरंड रेखा का निर्धारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किया गया। तो ये तीनों क्वेश्चन जो शुरू का बताए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे और भी क्वेश्चन हम बताएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादातर देखा जाता है कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे देखा जाए, एक है 24वीं समांतर। 24वीं समांतर रेखा की बात की जाए तो 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास पाकिस्तान
और भारत के बीच है। कच्छ के पास पाकिस्तान और भारत के बीच है 24वीं समांतर रेखा। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं एक कंसेप्ट के रूप में कि भारत का जो तिरंगा झंडा है उसमें बीच में एक चक्र होता है, आप लोग सभी जानते हैं, और उस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तो 24 तीलियां भारत के तिरंगे में होता है। तो ये 24 तीलियां जो है उससे आप 24वीं समांतर रेखा याद रख सकते हैं। और चूंकि ये भारत का तिरंगा झंडा है तो भारत इससे संबंधित है, और भारत के तिरंगा झंडा जो है वो भारतीयों के लिए एक शान है ना। इसको कोई गलत दृष्टिकोण से देख नहीं सकता है ना। अगर ऐसा होता है तो हम उसकी रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसा होता है कि पाकिस्तान कभी कुदृष्टि लगाता है तो हम तैयार रहते हैं इसके लिए हमेशा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समांतर रेखा है। भारत और पाकिस्तान, देखिए ये याद रखिएगा, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। और याद रखने का हमने ट्रिक भी आपको बता दिया है कि 24वीं समांतर रेखा जो अभी पहले हम बता चुके हैं कि कैसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आगे भी हम चलते हैं अब, और आगे आपको पढ़ना है 17वीं समांतर रेखा। देखिए दोस्तों 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे कि 17वीं समांतर रेखा जो है वो 17वीं समांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। तो आप याद रख लीजिएगा इस तरह से, वीडियो थोड़ा फनी टाइप का भी रहे, और अगर मेरा भला हो रहा है तो हम उसको रख सकते हैं। शुरू में लगेगा लेकिन बाद में आपको लगेगा कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 17वीं समांतर रेखा की बात करें तो हम सीधे मानते हैं कि वियतनाम अभी एडोलसेंस एज में है ना, 17 साल का मात्र है, ऐसा हम मन में मान लेंगे। और ऐसा अगर मान लेंगे तो हमारे जेहन में रहना आसान हो जाएगा कि वियतनाम जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच जो है वो 17वीं समांतर रेखा है। ये याद रखेंगे हम लोग, तो ये भी आपका आसान हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे है आपके लिए पढ़ना हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग, देखिए याद रखिएगा, हिंडनबर्ग रेखा की अगर हम बात करें तो हिंडनबर्ग जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। किसके किसके बीच है दोस्तों? जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। और हिंडनबर्ग हम थोड़ा सा इसको इस प्रकार से याद रखेंगे कि जा और जो पा है उसको हम इस तरह से दे देंगे कि जपो, ठीक है, जपो, और हिंडनबर्ग को हम थोड़ा छोटा करके अभी रखेंगे, हिंद कहेंगे, ठीक है, जपो हिंद का नाम, ठीक है, जपो हिंद का नाम ऐसे रखिएगा। तो हिंद से आप यहाँ पर, चूंकि हिंद मेरा भारत का नाम है तो भारत के नाम सब जपना चाहिए, सबको जपना चाहिए, सबको याद रखना चाहिए, तो जपो हिंद का नाम। तो इस प्रकार से हम हिंडनबर्ग को हिंद कह के जर्मनी और पोलैंड के बीच याद कर लेंगे। तो हमको लगता है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। जर्मनी और पोलैंड के बीच जपो हिंद का नाम हिंडनबर्ग है ना, हिंडनबर्ग। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आगे देखिए, आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, हम लोग आगे भी बहुत आसान ट्रिक होगा, उस ट्रिक से हम आप लोगों को बताए। दोस्तों देखिएगा, ये भी थोड़ा फनी लगेगा लेकिन आसान होगा याद करना आप लोगों के लिए। बहुत ही आसान ट्रिक लेके आया हूं मैं यहाँ पर। मैगी नॉट, मैगी नॉट
जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच है, मैगी नॉट, है ना। तो मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच है। देखिएगा दोस्तों, एक रेखा और जो है वो सिगफ्राइड या सिजफ्राइड भी लिखते हैं उसको, तो सिगफ्राइड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच है। सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। देखिए दोनों रेखाएं जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखाएं। देखिए याद इसको कैसे कीजिएगा, इतना आसान लगेगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतना आसान तरीका होगा याद रखने का एक कंसेप्ट के रूप में। तो देखिए मैगी नॉट, मैगी नॉट मतलब मैगी नहीं मिला खाने के लिए, है ना। देखिए दोस्तों, आज का जो आप पढ़े हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको एक कंसेप्ट के रूप में बताया गया है कुछ इस प्रकार से कि आप कभी इसे भूले नहीं, आपके अंदर हमेशा रहे। और अब विदाई का वक्त आ गया है, तो विदाई लेते लेते हम ये आपको कहते चले कि आज लॉकडाउन की स्थिति है, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रस्त है। पूरे विश्व में ये महामारी घोषित कर दिया गया है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। और ऐसे स्थिति में देख रहे हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं और वो आपकी सेवा कर रहे हैं। पुलिस भी आपकी सेवा कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आपकी सेवा कर रहे हैं, अन्य लोग जो आपकी सेवा कर रहे हैं उनसे आप कोऑपरेट करें, सभी लोग कोऑपरेट करें, ताकि लोगों को परेशानी कहीं ना हो। कहीं कहीं देखते हैं कि हिंसात्मक घटनाएं जो है वो हो रही है, तो ये सब रुकना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है, चूँकि हमारा देश शुरू से ही महात्मा बुद्ध की धरती रहा है, जो कि हमेशा सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं। इसी पद चिन्ह पर महात्मा गांधी भी चले हैं, तो महात्मा गांधी का भी धरती रहा है, जो कि महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पे ही चलकर वो भारत में विभिन्न तरह के आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन खड़ा कर दिए और उसके बाद भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो सोचिए कि महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध जैसे जो व्यक्तित्व हुए यहाँ पे, वो बिना हिंसा के पूरा विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर लिए। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं। तो हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि इसे शेयर करें और लोगों को पढ़ने का, समझने का मौका मिले। विद्यार्थी लॉकडाउन की स्थिति में नहीं पढ़ पा रहे हैं। और एक बात और कहेंगे हम कि जितना संभव हो किसी के लिए भी, तो वो पीएम केयर्स फंड में या मुख्यमंत्री कोष जिन राज्यों में है, अपने राज्य में मुख्यमंत्री कोष है तो वहाँ भी आप दे सकते हैं। जितना आपके लिए जुटे, यथासंभव, यथाशक्ति, जितना आपके पास क्षमता हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खूब दे दीजिए, लेकिन आपके पास जितना क्षमता उसके अनुसार आप डोनेट करें। इससे लोगों की जान बचेगी, गरीब लोगों को के लिए आपका जो धन होगा वो सहायक होगा, तो आपको दुआ मिलेगी भगवान से, गॉड से, ईश्वर से। और आपके पास जितना जुटता है, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जितना जुटता है आपके पास, उतना अगर भारत की सभी लोग अगर डोनेट कर देंगे तो सोचिए कि भारत में लगभग 1.30 भारत की जनसंख्या है। तो सोचिए कितना रुपये हो जाएंगे। तो ये प्रार्थना है, नम्र निवेदन है आपसे, आप संभव है तो ज़रूर ऐसा करें। धन्यवाद।